22 साल की एक जवान लड़की लगातार फ़ोन में वीडियो देख रही है और 2021 और 20 का माहौल चल रहा था। माहौल कोरोना काल का चल रहा था। हमारी जो मीडिया है, हमारी क्या देश विदेश की मीडिया लगातार कोरोना से जुड़ी हुई खबरें ही दिखा रही थी। बाकी किसी के फ़ोन पर कोई भी अपडेट नहीं होती थी। सुबह उठते वही वीडियो, फलानी जगह इतना ज़्यादा जो कोरोना है वो फैल चुका है, वहाँ पर ऐसा हो गया है, एक घर के 8 लोग यहाँ पर ग्रसित पाए हैं कोरोना से। इस तरह की वीडियो तमाम आप लोगों ने भी देखी होंगी और हमने भी देखी, मैंने भी देखी। और उस समय माहौल ऐसा बन जाता है कि लोग इंसानों से ही कतराने लगे थे। कोई किसी से बात करने में राजी नहीं था। यहाँ तक कि अगर किसी पड़ोसी को छींक आ जाए तो बस ये लगता कि ये छींका क्यों है और कहीं इसको कोरोना तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें थी आपके भी दिमाग में, लेकिन यहाँ पर बात चल रही है उस लड़की की। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़की लगातार उन वीडियो को कई दिनों से देख रही थी। कई दिन से जब उन वीडियो को देखती है तो उसके दिमाग पर वो गहरी छाप छोड़ कर जाते हैं। जब छाप छूटती है तो वो अब ये सोचने लगती है मन ही मन कि ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, क्योंकि विदेशों से भी अच्छी खबरें नहीं आ रही थी। अब उस लड़की ने क्या किया कि एक दिन अपने ही कमरे के पंखे से अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की कोशिश करती है, लेकिन गनीमत रही वहाँ पर परिवार वाले आ जाते हैं और उस लड़की को बचा लिया जाता है। अब आप लोग कहोगे कि उस वक्त की बातें आप क्यों छेड़ रही हैं। दरअसल उस समय माहौल ही ऐसा था। पहली बात बता दूं, मैं अपने बारे में बता रही हूं। उस वक्त शायद मैं भी काम करती थी सोशल मीडिया पर, लेकिन इतना नहीं करती थी। लेकिन हमारे यहाँ पर, हम एक बहुत बड़े शहर में रहते हैं, तो यहाँ पर पुलिस गश्त लगाती है रात के वक्त भी। हमारे यहाँ पर जो माहौल बहुत अच्छा है, जब पुलिस गश्त लगाती है तो उनका जो अलार्म या जो भी है जो बजता है, उसे सुनकर डर और भय दौड़ने लगता था। ऐसी घबराहट सी होने लगती थी। हालांकि हमें पता है कि आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये आप बीती मैं बता रही हूँ, कोरोना काल में इस तरह की बातें आई थी। लेकिन आज मैं आपके सामने एक डर के माहौल में जो हुआ एक परिवार के अंदर, यहाँ पर 2 जवान लड़की जिनके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता और उनके सामने बैठे हुए कुछ तांत्रिक ये कहते हैं कि कल सुबह ये जीवित हो जाएंगी, तो फिर ये बात थोड़ा सा माथा ठिनकाने वाली है। किसी को मारकर आप इंतज़ार कर रहे हो कि वो कल जीवित होंगी, इनकी आत्मा एक अच्छी जगह गई हैं, तो ये बात फिर सिर दर्द बन जाती है। देखिए, दर्द और दुख और तकलीफ़ ये एक तरफ की बात है, लेकिन मन में वहम, दिमाग में शंका, दूसरों पर वहम करना और अपने आप को भगवान मान लेना, ये सबसे बुरी बात है। आज की घटना एक डर की ऐसी कहानी आप लोगों के सामने रखूंगी, जहां पर घर की 2 जवान बेटियां आज भी इस दुनिया में नहीं है। क्या हुआ था, कौन सा अनुष्ठान था जिसके चलते ये सब कुछ हो गया। बात वही कि आत्मा का इंतज़ार किया जा रहा था। 2 लड़कियों को मारकर क्या वो आत्मा वापस आई? क्या वो आत्मा उन तांत्रिकों के सामने आई? कौन सी थी ये तंत्र क्रिया और क्यों की गई थी और किस लिए की गई थी, आप जानोगे तो दांतों तले उंगली चबा लोगे। और आप लोगों के सामने रखने का केवल एक ही उद्देश्य है, जागरूक करना। दोस्तों, कहानी या घटना की शुरुआत होती है केरल के आंध्र प्रदेश से, जहां पर चित्तूर इलाका पड़ता है और इसमें एक परिवार रहता है। परिवार में 2 बेटियां होती हैं और माता और पिता होते हैं। पिता जो कि प्रिंसिपल डॉक्टर री पुरुषोत्तम नायडू, यानी बहुत ही पढ़े लिखे और सक्षम इंसान। यहाँ पर ये पढ़े लिखे डॉक्टर पुरुषोत्तम नायडू जो होते हैं बहुत ही, और इनकी पत्नी जिनका नाम यहाँ पर पद्मजा इनका नाम होता है, और ये भी एक अध्यापक थी, यानी ये भी प्रिंसिपल थी। दोस्तों, ये दोनों ही एक खास ओहदा थे, क्योंकि पति जो कॉलेज में था, पत्नी जो एक स्कूल में थी, तो दोनों ही जने एक बहुत अच्छे शिक्षक थे। इनकी 2 बेटियां होती हैं, जिनमें से बड़ी बेटी जिनका नाम आलेखा था। आलेखा जो 27 साल की थी और ये बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं। दिव्या जो 22 साल की थी और ये AR रहमान का जो संधि इंस्टीट्यूट है म्यूजिक, उसमें ये
संगीत सीखा करती थी। आप सोच कर देखिए, चारों ही लोग सक्षम थे, पढ़े लिखे थे, कोई भी दिक्कत या दुख तकलीफ इनके जीवन में नहीं थी, ना पैसे की कमी थी। घर में काम करने वाले भी अलग लोग थे, यानी नौकर कहूँ तो एक तरीके से, यानी इनके हेल्पर घर में आया करते थे। बहुत सारी चीज़ें बहुत ही सही तरीके से चल रही थी, कोई भी दिक्कत। सुबह सभी अपने अपने कामों पर निकल जाया करते थे, शाम को एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे। जिंदगी बहुत मजे में थी। एक और बात इनके अंदर थी, ये ज़्यादा पढ़ा लिखा परिवार था तो बाहरी लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं रखा करते थे। घर में जो काम करने वाली हेल्पर महिला थी उसे भी बहुत खुश रखा करते थे, उसके दुख तकलीफ में उसका साथ दिया करते थे। यहाँ पर जो डॉक्टर नायडू होते हैं वो बहुत ही अच्छे और बहुत बढ़िया दिमाग वाले व्यक्ति थे। दोस्तों, यहाँ पर वक्त बीत रहा था, लेकिन तभी कोरोना ने भारत में दस्तक दी। अब कोरोना ने जब भारत में दस्तक दी तो भारत में तरह तरह की बातें चलने लगती हैं। चारों तरफ मीडिया पर जो भी सुनने को मिले, फलाना मर गया, ढिकरे को इतने ज़्यादा लोग इतने ज़्यादा बीमार हैं, कोरोना से मृत्यु इतनी। यहाँ पर कि लोगों ने वीडियो एडिट कर करके ऐसी ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर डाली कि जो हार्ट पेशेंट हैं वो तो बेचारे घबरा कर ही इस दुनिया से चले जाएं, क्योंकि कोई व्यक्ति मर किसी और रूप में रहा है, उसे कोरोना से जोड़कर वीडियो बनाते कि ये कोरोना पेशेंट था और वो तड़पता था, तो उसकी वीडियो फेसबुक पर डाली जाती। कई वीडियो तो मैंने अपने फ़ोन पर देखी, तो इन बातों से लोग घबरा रहे थे, लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो ये परिवार भी घर में बंद हो जाता है। अब दोस्तों, मार्च का महीना यहाँ पर आता है। मार्च के महीना में जो डॉक्टर नायडू होते हैं, यानी जो डॉक्टर नायडू होते हैं, वो अपने एक दोस्त पर फ़ोन करते हैं, और यहाँ पर ये जब अपने दोस्त पर फ़ोन करते हैं तो उससे कहते हैं कि मेरी जो बेटियाँ हैं वो दूसरे लोक में गई हैं और वो सुबह तक जीवित हो जाएंगी और उनकी आत्मा अब दोबारा से हमारे सामने आएगी। सामने वाला जो इनका दोस्त था वो डॉक्टर नायडू की बातों को सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, ये टाइम कोई मजाक का है, क्योंकि शाम को करीबन 8 बज रहे थे शाम के वक्त। इसने फिर दोबारा से यही बात दोहराई कि मेरी बेटियां दोबारा से जीवित हो जाएंगी और वो एक अच्छे लोक में गई हैं, बहुत अच्छे लोक में, और वहाँ से वापस आकर ये जीवित हो जाएंगी और दोबारा से इस दुनिया में आएंगी। दोस्तों, ये बात सुनकर वो दोस्त थोड़ा सा हक पका जाता है, माने कि हुआ तो हुआ क्या। अब ये भागकर इस पड़ोसी के घर में जाता है, यानी डॉक्टर नायडू के घर में जब ये प्रवेश करता है, घंटी बजाता है, तो गेट को खुलते ही डॉक्टर नायडू फिर वही बात कहते हैं कि मेरी बेटियां दूसरे लोक में गई हैं और वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। अब ये पड़ोसी जब घर में अंदर प्रवेश करता है तो पूजा घर पर इसकी खास नज़र पड़ती है। पूजा घर में जब ये देखता है तो वहाँ पर इसकी बेटी पड़ी हुई थी और उसके माथे में त्रिशूल घुसेड़ रखा था और उसके मुंह में एक छोटा सा लोटा, तांबे का लोटा उसके मुंह के अंदर, वो भी किसी तरह से मुंह के अंदर धंसा रखा था। आप सोच कर देखिए कि मुंह के अंदर तांबे का लोटा किस तरह से वो आया होगा, त्रिशूल को आखिरकार कैसे इस सर में मारा गया होगा, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब ये कहता है कि तुम विघन मत डालना, यहाँ पर अनुष्ठान चल रहा है, ये सुबह वापस आ जाएगी, बस एक रात की बात है। लेकिन ये पड़ोसी या ये जो दोस्त था इस व्यक्ति का, जो नायडू है, ये दूसरी तरफ देखता है तो दूसरी तरफ दूसरी लड़की जो बिना कपड़ों के, शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसके सर को बुरी तरह से कुचला गया था। घर में सिंदूर बिखर रहा था और खून भी बिखर रहा था और यहाँ पर लाल कपड़े बिखर रहे थे और दोस्तों यहाँ पर कोई अनुष्ठान चल रहा था। ये सब कुछ देखकर वो व्यक्ति और भी ज़्यादा डर जाता है और उसके माथे से पसीने निकलने लगते हैं, वो घबराने लगता है। अब वो बहाना बनाता है इस घर से बाहर जाने का। यहाँ पर ये जो डॉक्टर नायडू हैं यही ये बात नहीं कह रहे थे, डॉक्टर नायडू की जो पत्नी होती है पद्मजा, वो भी यही बात कर रही थी, जो कि पेशे से प्रिंसिपल और एक स्कूल की अध्यापक, यानी मैं क्या कहूँ इसके बारे में। दोस्तों, यहाँ से ये व्यक्ति अब बहाना लेकर बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही ये पुलिस चौकी पहुँचता है
और वहाँ पर पूरी कहानी बयां करता है कि भाई उनकी लड़की किसी लोक में गई है और वापस आएंगी और इस तरह से। तो पुलिस वाले मानने को तैयार नहीं, लेकिन सामने व्यक्ति खड़ा था तो बात तो माननी थी। अब यहाँ पर क्या होता है कि पुलिस इसके कहने पर वहाँ पर आती है। पुलिस जब दरवाज़ा खुलवाती है तो दरवाज़ा यहाँ पर डॉक्टर नायडू ही खोलते हैं और खोलते ही उनसे भी यही कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हाय, एक रात की बात है, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे, आप यहाँ से जा सकते हैं, हमें आपसे बातें नहीं करनी। पुलिस वाले समझ चुके थे क्योंकि दिमागी हालत के बारे में पहले ही दोस्तों ने बता दिया था। दोस्तों, इसके बाद पुलिस घर के अंदर बड़ी मशक्क़त के बाद, इनको समझाने के बाद, बोला थोड़ा हमें अंदर तो आने दीजिए, प्रवेश करती है। और पुलिस जब वहाँ का दृश्य देखती है तो वो भी पसीने पहुँचने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और वो दोनों, उनके माथे पर बिल्कुल भी सिकन नहीं होती है। कोई भी ऐसा नहीं लग रहा था उन्हें देखकर कि इन्हें पश्चाताप है माता पिता को, या दुख या तकलीफ है। लेकिन ये मामला क्या था, इनके साथ ये सब कुछ किसने किया था? यहाँ पर कोई तांत्रिक था या कोई बड़ी बात थी? अब दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों ही बात सुनने को तैयार नहीं। माता पिता कहते हैं कि एक रात की मोहलत दे दो, हमारी बेटियाँ जीवित हो जाएंगी, उसके बाद हम जो देखेंगे वो सब कुछ करेंगे। क्योंकि कोरोना फैल रहा है, पूरी दुनिया मरने वाली है, ये पृथ्वी बदलने वाली है। उनकी दिमाग की हालत इन्हीं बातों से पता चल रही थी। अब पुलिस यहाँ पर रात भर उनके कहने से इंतजार तो नहीं कर सकती थी। धमकाकर डॉक्टर नायडू को और उसकी पत्नी को जबरन पुलिस चौकी लाया जाता है और इनकी बेटियों का पंचनामा करके उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जब उन्हें भेज दिया जाता है उसके बाद इनसे पूछताछ करने की कोशिश करती है पुलिस, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं होता है। ये दोनों कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। कहते हैं सुबह होने दो, हमारी बेटी जीवित हो जाएंगी। पुलिस वाले हैरान और परेशान। यहाँ पर पुलिस वाले पड़ोसियों से बात करते हैं तो पड़ोसी कहते हैं कि बहुत ही अच्छे और भले लोग थे, ऐसा हो जाएगा हमें नहीं पता था। पुलिस वाले और भी जब पूछताछ करते हैं तो ये बताते हैं कि 3 दिन से तो इनकी काम करने वाली हेल्पर नहीं आ रही है। कुछ न कुछ तो चल रहा था, लेकिन हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा चल रहा है, क्योंकि कोई भी चीख पुकार या कोई कलेश या कोई लड़ाई जैसी कोई भी चीज़ हमें नज़र नहीं आती है। दोस्तों, यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि सूर्य की किरणें पड़ने के बाद हमारी बेटियों के शरीर को सूरज की किरणों में रखा जाए और जैसे ही किरण पड़ेंगी वैसे ही हमारी बेटी जीवित हो उठेंगी, वो एक नई दुनिया में प्रवेश करेंगी। इस तरह की ये बातें कर रहे थे। लेकिन जब दूसरा दिन होता है, सूर्य निकलता है, तो कोई भी बेटी जीवित नहीं होती, क्योंकि वो इस दुनिया से जा चुके थे। जब उनकी बेटियां जीवित नहीं होती हैं तो वो अब पुलिस वालों पर आरोप लगाने लगते हैं। कहते हैं कि तुम लोगों ने ही हमारी बेटियों के कारण, कारण बने हो, हमारी बेटियां जो जीवित नहीं हुई हैं। अगर तुम एक रात की मोहलत देते तो हमारी बेटी जीवित हो जाती। अब दोस्तों, ये बात पुलिस वालों को बहुत बुरी लगती है। वो कहते हैं कि पूरी बात बताइए, हमें बात क्या है। तो अब यहाँ पर ये दंपत्ति सच रखती है, सच कुछ घुमा फिरा कर रखती है। कहते हैं कि 1-2 महीने पहले हमारी बेटी, जब हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, कोरोना की खबर जब आती है, 2020 में ही आ जाती है, कोरोना की खबर जब फैलती है और लॉकडाउन जब लगता है तो सब हम इकट्ठा हो जाते हैं। फ़ोन पर जिस तरह की खबरें चल रही थी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, एक ऐसी बीमारी ने या महामारी ने देश में जन्म लिया है, या ये सब कुछ हुआ है, तो हमने फिर भगवान का सहारा लेना सही समझा। हमारी छोटी बेटी जो भगवानों के ज़्यादा करीब थी, उसने कहा कि कलयुग खत्म होने वाला है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार ये खबरें चल रही थी कि क्या ये महामारी कोरोना का अंत, जो कोरोना है कलयुग का अंत है, या इसी तरह से पृथ्वी पर मनुष्य जाति मिट जाएगी, या ये सब कुछ होगा। हमने भी देखी थी वो वीडियो। अब ये वीडियो किसी के दिमाग पर कैसा असर छोड़े, तो उनकी बेटी पर असर छोड़ती हैं और वो बेटी सभी को मनाती है और अनुष्ठान करने लगती है सोशल मीडिया के ज़रिए। दोस्तों, वो अनुष्ठान पर अनुष्ठान करे जा रही थी और कह रही थी कि मैं मरूंगी, उसके बाद हम सभी दोबारा से आएंगे, हमारी आत्मा शरीरों में प्रवेश करेंगी और हम एक ऐसी दुनिया में आएंगे जहां पर ना तो महामारी होगी, ना कोरोना होगा, ना कोई बीमारी होगी, और एक हम नई दुनिया में कदम रखेंगे। नई दुनिया की पाने की चाह में कोरोना का इतना डर उनके अंदर बैठ जाता है कि यहाँ पर ये दोनों बहनें जो होती हैं, आलेखा जो होती है, आलेखा वो बड़ी होती है, और दिव्या जो होती है, दिव्या जो इन सब चीज़ों का हेड होती है,
दिव्या अलेखा से कहती है कि पहले तुम मुझे मारो क्योंकि मुझे तुमसे पहले जाना है। अब आलेखा एक त्रिशूल उठाती है और दिव्या के सर में घोंप देती है। दूसरी तरफ एक कलश, छोटा सा कलश था बिल्कुल, उसे भी वो दिव्या के मुंह में प्रवेश कराती है। यानी किस तरह से मुंह के अंदर डाला होगा ये भगवान ही जाने। और आलेखा अपनी छोटी बहन को त्रिशूल से ही इस दुनिया से दूर भेज देती है पूजा घर के अंदर। अब यहाँ पर जो आलेखा होती है अपनी माँ पद्मजा से कहती है कि अब आपकी बारी है, आप मुझे इस दुनिया से दूर भेजो। उसके बाद ये दोनों पति पत्नी भी इस दुनिया से जाने वाले थे। दोस्तों यहाँ पर जो डंबल घर में होता है, यहाँ पर पद्मजा ने वो डंबल उठाया और अपनी बेटी के सर पर एक के बाद वार करती चली जाती है। और यहाँ पर कुछ ऐसा अनुष्ठान था कि तन पर कपड़े नहीं होने चाहिए, बिना कपड़ों के उसे मारा गया था। उसके बाद यहाँ पर गलती ये हो जाती है कि जो यहाँ पर ये जो पद्मजा का पति डॉक्टर नायडू होता है, वो अपने दोस्त पर फ़ोन करके उन सारी चीज़ों को बता देता है और वो दोस्त वहाँ पर आकर इन सारी चीज़ों को घुमाकर इसी बात से इन दोनों की जान बच जाती है। अब यहाँ पर आगे क्या होने वाला था वो भी आपको बताऊं। यहाँ पर आगे होना था कि पद्मजा जो थी वो कहती है कि तुम मुझे मारो, और पति ये कह रहा था कि तुम मुझे मारो, जो डॉक्टर नायडू होता है। ये दोनों एक दूसरे को मारते और फिर ये सुबह जब होती तो ये चारों ही जीवित हो जाते। इनकी मानसिक हालत इस तरह से हो जाती है, उस कोरोना की घटना इनके ऊपर या कोरोना जो महामारी फैली थी वो इस तरह से छाप छोड़ जाती है कि ये सभी इस तरह का फैसला उठा लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर पुलिस हैरान हो जाती है, बहुत सारी चीज़ों को जानकर बहुत ही आश्चर्यजनक हो जाती है। और कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि फ़ोन हमारे अच्छे इस्तेमाल के लिए होता है तो बुरे इस्तेमाल के लिए भी होता है। और दूसरी बात आपको बताऊं, जिसका नाश होना होता है ना वो इसी तरह से होता है। एक घटना आपने सुनी थी कि एक पिता था जो अपने 2 बच्चों को, यहाँ पर उस घटना का जिक्र इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि जब होनी आती है ना तो ऐसे ही आती है बिना कहे। वो अपने बच्चों को जब मुर्गा खाया करते थे तो जहाँ पर मुर्गा मिलते हैं वहाँ पर दोनों बच्चों को ले जाता है और उन दोनों बच्चों को उन मुर्गों को कटते हुए दिखाता है। जब ये दृश्य वो दिखाता है तो ये बच्चे उससे क्या सीख लेते हैं, छत पर जाते हैं और पहले वो अपने छोटे भाई की गर्दन जो होती है मुर्गे की तरह उसे हलाल करता है, उसी तरह से फिर अपनी करता है। तो ये तो वही बात हो गई ना कि ये सारी चीज़ें कहकर नहीं आती हैं। जब आपका जाने का समय है तो वो 7 ताले भीतर भी आपको नहीं छोड़ सकता। इस घटना को क्राइम से हम नहीं जोड़ सकते, क्राइम की घटना बिल्कुल नहीं है। मानसिक हालत बिगड़ना भी एक बहुत बड़ी समस्या है, इसमें इंसान खुद का ही सगा नहीं रहता। क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मानसिक हालत रूप में दोस्तों यहाँ पर इंसान अपने आप को भी नहीं बख्शता है, वो अपने आप को भी कुछ भी कर सकता है। तो दूसरे की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, जिसे डिप्रेशन भी कहते हैं। बहुत जगह ये कई तरह की बीमारी होती है। बहुत ही ज़्यादा ये दुख भरी घटना थी। इस घटना से सीख लेने के लिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कोई भी बात आप देख रहे हो, सुन रहे हो, केवल उसे सुनने तक ही। कोई अच्छी बात है तो उस पर अमल करना चाहिए। वो इतना डर जाते हैं, उन्हें ये तो सब्र करना चाहिए था, सभी पढ़े लिखे थे, कि भाई देखे तो सही आगे चल के दुनिया ख़त्म होगी या नहीं होगी। दूसरी बात, सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी बात जो है, लोग एक चीज़ को इस तरह से बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। कोई भी बात हो जाए, अब जैसे युद्ध की घटनाएं आई थी हमारे सामने, गैस को लेकर, बिजली को लेकर, अंधेरे में रहेंगे, गैस नहीं रहेगी, जबकि अब तक सबके घरों में गैस भी पहुंच रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या कुछ नहीं किया लोगों ने। सोने पर पाबंदी हुई तो तरह तरह की खबरें लोग बताने लगे। कोरोना चला तो लोगों ने बहुत सी वीडियो इस तरह से पेश की गई कि लोग डर जाते हैं। अरे भैया, जिनका दिल कमज़ोर है वो तो वैसे ही डर जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए देखा कीजिए। सोशल मीडिया है, यहाँ पर आपको कोई क्या परोस रहा है उसे पहले जानिए, समझिए, फिर उस पर अमल कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जागरूक करने के लिए, आप लोगों को सावधान करने के लिए, क्योंकि आप मेरा परिवार हैं और परिवार का मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ। ये घटना, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों हमारे एक व्यूवर हैं और सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कहा कि हम आपकी वीडियो हर रोज़ देखते हैं, जिनका नाम यहाँ पर मुनाफ
कादरी है और जो हमें कह रहे हैं कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को वीडियो अच्छी नहीं लगती। मुनाफ कादरी भाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट को पढ़कर। यहाँ पर फ़िदा हुसैन अंसारी, ये भी हमारे परिवार का सदस्य बन चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट को पढ़कर। निर्मला, कैसी हो प्यारी बहन। अमित, बहुत अच्छे भाई हैं। राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन, कैसे हो प्यारी बहन। मोनू जैन, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील कुमार, बहुत अच्छे भाई हैं। अनिल, रेखा बहन कैसी हो। गौरी नारायण, अशोक मेहरा, राजा राम भाई, पुष्पा राम बटालिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता वर्मा, बहुत अच्छी बहन है। विक्रम सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू गुप्ता, बहुत प्यारी बहन है, फेसबुक परिवार है ये। नीलम राणा, बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रा वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। कुसुम अवस्थी, बहुत बहुत धन्यवाद। उषा किरण, अमरदीप शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनी, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर सुरेश, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। सीमा बहन लखनऊ से, सीमा अरोड़ा दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद। सावित्री बहन कैसी हो। यहाँ पर सीता शर्मा, बहुत प्यारी बहन है। अनीता सोनी, कांति भाई जी, कांति भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। रमेश, बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ, कैसे हो। ऐश्वर्या माँ, आप कैसे हो। बबीता सिंह दिल्ली से। सुमन, यशपाल, बिटी का बॉस, बहुत प्यारी बहन है। श्रद्धा शर्मा, यहाँ पर मधु मनमा, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐश कुमार, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। महेंद्र मांगलिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शशि बाला, बहुत प्यारी बहन है, फेसबुक पर कमेंट करती हैं। अनिल कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी, बहुत अच्छे भाई हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन कोशिश होती है आप सभी के नाम लेने की, लेकिन सब के नाम नहीं ले सकती, बहुत ज़्यादा नाम हो जाते हैं। तो आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो 2 नाम शुरुआत में लिए थे उनकी बहुत रिक्वेस्ट थी और बहुत कई बार उन्होंने कहा था, तो उनका नाम लिया गया है। आप सभी का हमारे परिवार में स्वागत है। नए नाम आज हमने लिए हैं, फेसबुक के नाम, यूट्यूब का 2-4 ही नाम लिए हैं, बाकी सब फेसबुक के हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये यूट्यूब से जुड़े हैं, जो अंसारी हैं और मुनफ कादरी हैं, तो ये सब हमसे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू प्यारे परिवार, आपका प्यार मुझे बहुत दूर तक लेकर जाएगा, बहुत आगे तक लेकर जाएगा। तहे दिल से शुक्रिया अदा। थैंक यू मेरे यूट्यूब परिवार, फेसबुक परिवार। नमस्कार, जय हिंद, जय